मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे विभाजित भारत का जन्म, यानी स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। इसमें हम लोगों ने देखा कि जब भारत आजाद हुआ, जब अंग्रेजों की गुलामी से हम स्वतंत्र हुए, जब हमको आज़ादी मिली, तो उस समय भारत में बहुत सारी समस्याएं थी, जिन समस्याओं को हमारे राष्ट्रवादी नेता अपनी सूझबूझ के साथ धीरे धीरे संभालते गए और भारत एक विकास के पथ पर आगे बढ़ चला। लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग समस्याएं आती गई, अलग अलग आजादी के बाद भी अलग अलग समस्याएं आती गई। अब इसमें है लोकतांत्रिक सशक्तिकरण। भारत में एक संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई, यानी एक संसद बहुल लोकतंत्र की स्थापना हुई। क्षेत्रों से चुनकर आने वाले प्रतिनिधि, जिसको सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं, उन्होंने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया और इन्होंने पूरे भारत में जो समस्याएं थी, आर्थिक जो समस्याएं थी, उसके विकास के लिए अपने अपने सुझाव और राज्यों के जो पुनर्गठन की बात थी या जो विवाद था उसका निपटारा, सांप्रदायिक शक्तियों पर नियंत्रण, इन सारे चीजों पर बातें होने लगी और इन सारी चीजों पर नियम कानून बनाने के लिए बातें होने लगी और धीरे धीरे आगे देश बढ़ता चला गया। देश अपने विदेश नीति का संचालन अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को ध्यान में रखते हुए किया। गुट निरपेक्षता का कहने का मतलब है हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। यानी उस समय जब स्थिति थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पूरा विश्व दो खेमों में बढ़ गया था, दो क्षेत्रों में बढ़ गया था। एक का प्रतिनिधित्व आपको संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ यानी रूस कर रहा था। तो रूस साम्यवादी शासन की प्रणाली को अपनाता था और संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी शासन प्रणाली को मानता था। लेकिन भारत ने इन अपने आर्थिक विकास के लिए किसी भी गुट में न जाने का निर्णय लिया और जितने भी भारत की तरफ विकासशील देश थे उनको भी ये बताना चाहा कि आप गुट निरपेक्ष में रहिए, अपना विकास अपने बलबूते पर कीजिए। इसी कारण था कि भारत न पूंजीवादी क्षेत्र में गया अमेरिका की तरफ और न ही साम्यवादी शासन क्षेत्र में गया रूस की तरफ, और इन्होंने गुट निरपेक्ष की नीति पर चलने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, कुछ समय बाद ही भारत में आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल करने का मतलब है जब किसी भी देश का आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, कृषि ठप हो जाए, बेरोजगारी बढ़ने लगे, भुखमरी बढ़ने लगे, किसी के पास कोई पैसा नहीं है कोई सामान खरीदने के लिए, तो उसको आपातकाल की स्थिति कहेंगे। तो भारत में इंदिरा गांधी के सरकार में आपातकाल की घोषणा की गई 1975 में लगभग। तो उस समय आपातकाल की घोषणा की गई, पूरे भारत में उथल पुथल की प्रक्रिया शुरू हो गई और फिर पूरे भारत में एक आंदोलन जाग उठा, एक आंदोलन शुरू हो चुका था। और इस आंदोलन की शुरुआत आपको भारत के दो क्षेत्र, एक बिहार और एक गुजरात से हुई। और बिहार के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण थे, जिनके नेतृत्व में आंदोलन हो रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की शक्ति में वृद्धि, प्रेस पर नियंत्रण, नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध, नसबंदी द्वारा जन्म दर पर नियंत्रण, झुग्गी झोपड़ी उन्मूलन, कर्मचारियों के वृद्धि पर रोक एवं कठोर और लोकतांत्रिक कदम उठाए इंदिरा गांधी के द्वारा, जिसके कारण ये आंदोलन शुरू हुई। और इस आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण थे और उन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने पूरी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, यानी संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। यानी उन्होंने कहा कि पूरा देश एक साथ क्रांति चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल जैसी स्वशासन या लोकपाल जैसी कानून को उन्होंने बनाने का बात कहा। यानी उन्होंने कहा कि लोकपाल से अपने स्वशासन की स्थिति हम मजबूत कर सकते हैं।
बहुत सारे जयप्रकाश नारायण ने जाति व्यवस्था पर भी प्रहार किए, दहेज, छुआछूत जैसी सारी ऐसी जो कुप्रथाएं थी उस पर भी उन्होंने चोट किया, प्रहार किया। और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बहुत सारे छात्र उनके साथ खड़े हो गए। क्योंकि जब आपातकाल की घोषणा की गई तो उसमें से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, छात्र बेरोजगार हो गए थे और यही कारण था कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्रों की संख्या बहुत ही अधिक थी। उसके बाद सरकार का चुनाव हुआ तो उसमें संसदीय पार्टी की व्यवस्था को कई दलों को मिलाकर जनता पार्टी की स्थापना की गई। कांग्रेस के बाद कई दलों को मिलाकर जनता पार्टी की स्थापना की गई और उसकी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी। उसके बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। इस सरकार ने आपातकाल में प्रेस आदि पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया और नागरिक जो अधिकार थे उसको फिर से बहाल किया। यानी आपातकाल में प्रेस पर जो पाबंदी लगा दी गई थी, नागरिक अधिकारों पर जो पाबंदी लगा दी गई थी उसको इन्होंने फिर से बहाल किया और तब धीरे धीरे शुरुआत होने लगी। हालांकि श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी उनके जो पंजाब में जो आंदोलन हुए तो पंजाब में आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने कई तरह के कदम उठाए थे, जिसको हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं, जो 1984 ईस्वी में हुई थी पंजाब में सिखों को उसकी आंदोलनों को दबाने के लिए। और यही कारण था कि श्रीमती इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड जो थे सिख जाति के थे, उन्होंने ही श्रीमती इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद श्री राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा बहुमत हासिल हुआ और राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने सूचना और जो था आर्थिक विकास और संचार क्रांति के विरुद्ध या क्रांति के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने कमर कस ली कि हम संचार क्रांति और आर्थिक विकास के लिए तैयार रहे और उन्होंने 21वीं शताब्दी में भारत को ले जाने का सपना भी देखा, जो कि सपना आज भी साकार है। जैसे हम आज भी जितना भी इंटरनेट जो मीडिया जो चला रहे हैं, ये आपको राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी के द्वारा ही हमारा इतना चल रहा है। इसके बाद है नई राजनीतिक व्यवस्था का जन्म, गठबंधन एवं मोर्चे की राजनीति। यानी जब लोकतंत्र को स्थापना हुई तो भारत में छोटे बड़े दलों की स्थापना होने लगी। आज हम देखते हैं बहुत सारे दल हैं, बहुत सारी गठबंधन बनती है, ये दल उसमें मिलकर, ये दल उसमें मिलकर, और वो कई सरकार बनती है तो कई मोर्चे की सरकार बनती है। जैसे अगर हम देख लें अभी महाराष्ट्र में सरकार है तो महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, कई पार्टियां मिलकर एक सरकार को चलाती है तो उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। वो सरकार स्वतंत्र रूप से सरकार नहीं चला पाता है, कई तरह के उसमें उलझे रहते हैं सवाल। तो ये समस्याएं हैं बाद में। उसके बाद हमारे कई जगह इन दलों के हिसाब से कई जगह पोखरण में, जैसे पोखरण में सबसे पहले आपको पोखरण में परमाणु केंद्र की इंदिरा गांधी के शासनकाल में पोखरण जो है, पोखरण क्षेत्र जहाँ परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था, परमाणु का परीक्षण किया गया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण में ही दूसरा परमाणु केंद्र स्थापित किया था, परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये आपको धीरे धीरे जैसे जैसे गठबंधन की सरकार बनती गई और उसमें धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया तेज होती गई और हमारा विकास बढ़ता चला गया। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका अंतिम टॉपिक जो है गणतंत्र के 60 वर्षों के बाद, गणतंत्र के 60 वर्षों के बाद, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि गणतंत्र के बाद 60 वर्षों के बाद आने वाली स्थिति क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।